मैं चोर और डाकू बदमाश तो हूँ नहीं जी, रहजन तो हूँ नहीं, बलात्कारी तो हूँ नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी उनकी इज्जत करता हूँ और मैं एक बेस्ट फ्रेंड होने के आप नाते। इस तरीके की पोस्ट करते हैं कि अब तो समाजवादी पार्टी का जिला संगठन भंग होना चाहिए, टिकट बेचा गया था या नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज हमारे साथ जो हैं सैयद गौस अशरफ। ये खास हैं दो तरीक़ों से। पहले तो ये इनकी जो धर्मपत्नी है शबाना खातून जी, वो विश्व प्रख्यात दरगाह के चौचा शरीफ की नगर पालिका चेयरमैन हैं और ये उनके प्रतिनिधि करते हैं। और तो और ये टांडा विधानसभा से इस बार टिकट के दावेदारों में इनकी गिनती भी हो रही है। कुछ दावेदार हैं, बहुत से ऐसे लिस्ट अखिलेश यादव के पास गई है, उसमें एक नाम इनका भी है, इनकी पत्नी का भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब आपने ये नगर पालिका का चुनाव जीता तो आपका दल समाजवादी पार्टी नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बाद में आपने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। तो 2018 के आसपास ये नगर पालिका का चुनाव हुआ था। इतने कम दौर में आपने विधानसभा के लिए भी दावेदारी पेश की है, कैसे तैयार किया अपने आप को? देखिए, मैं पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ जी। मेरे सगे चचा जनाब सैयद अली अशरफी साहब, वो सन 1980 में एमएलसी हुए और सन 1984 में पीलीभीत शहर से वो विधायक हुए जी। और आपकी जानकारी में ये भी बता दूं कि जब इंदिरा जी की डेथ हुई, उनकी हत्या हुई और राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनको जब अमेठी में चुनाव लड़ना हुआ तो मेरे चचा अमेठी लोकसभा के प्रभारी और इंचार्ज रहे हैं। जब 87-88 में जनमोर्चा बना और सन 1989 में जनता दल बना तो वीपी सिंह साहब के साथ सबसे पहले आने वालों में मेरे चचा सैयद अली अशरफी साहब थे। और जब जनता दल का गठन हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुए और मेरे चचा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनता दल उत्तर प्रदेश रहे हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री बने हैं मुलायम सिंह जी, तो मेरे चचा हरिजन निर्भर वर्ग आवास निगम के चेयरमैन बनाए गए जी। तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत पुराना है जी। अब क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ रही है, हमने यूनिवर्सिटी भी देखा है, कॉलेज भी देखा है, हमने मदरसा भी देखा है और राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 84-85 में जो नगर पंचायत बनी, तो ये नगर पंचायत भी हमारे चचा की देन थी कि ग्राम सभा से नगर पंचायत हो जाएगी तो डेवलप करेगी। पहले तो परसा वसा आता भी नहीं था प्रधानी वगैरह में जी। तो उसी को सोच के बनवाया कि दरगाह शरीफ एक विश्वविख्यात जगह है तो यहाँ का विकास होना चाहिए। उसी नुक्ते नज़र से उन्होंने ये काम कराया। खैर 15 साल तक दुर्गावती यादव जी यहाँ की चेयरमैन नहीं है, जनता ने जिताया और सर आँखों पे बैठाला उनको। हमने ये महसूस किया 2006 में कि जिस तरह से हमारे नगर का विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। ऐसे में हमने ये इरादा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव की तैयारी भी हमारी सिर्फ 3 से 4 दिन की हुई है और फैसला जब कर लिया तो लड़े। और उस टाइम भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में। हमने दुर्गावती जी से भी मुकाबला किया था और शासन सत्ता से भी मुकाबला किया और वो चुनाव हम जनता ने तो हमें जिता दिया था, मगर काउंटिंग में 178 वोट से हमें हरा दिया गया। तो हमारा ये मानना था कि अवाम ने अपने दिल की कुर्सी पे हमें बैठाला है। ये अलग बात है कि टाउन की कुर्सी पे हम नहीं बैठे। फिर उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ, हम इंडिपेंडेंट लड़े, इंडिपेंडेंट जीते। उसके बाद फिर हमारी वाइफ चॉइस के लेकर बड़ा मैटर चला और उसमें बहुत से मामलात हुए। उसमें जिला जज से भी कुछ हॉट टॉक हो गई और फिर हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। बहरहाल वो टाइम निकलता गया और लास्ट ये फैसला आया कि बहरहाल एलिजिबल नहीं है और कोर्ट का ये निर्णय था सर आँखों पर। 2016 में फिर उपचुनाव हुआ।
उस वक्त एलिजिबल हो गई ये। और ये भी देखिए 15 जुलाई को ये 30 साल की हो रही हैं और 16 जुलाई 2016 को नॉमिनेशन होना है। तो ये कुदरत मेरे ऊपर मेहरबान थी। 16 को उन्होंने पर्चा दाखिल किया जो बिल्कुल तरह से कानूनी तरह से वैध था। वो चुनाव भी उपचुनाव जीती वो निर्दल। और फिर 2017 में भी हम बीजेपी की सत्ता के खिलाफ हम लड़े और जनता ने फिर जिताया। ये जीत मेरी नहीं है, सच्चाई तो ये इस पूरे क्षेत्र की हमारे नगर के क्षेत्र की जनता की भी जीत है और आसपास की जितनी ग्राम सभाएं हैं उन सब लोगों की जीत। यहां मैं नहीं है, हम सब हैं इस जीत के भागीदार। और क्योंकि हमें खूब अच्छे से पता है कि हर 5 साल के बाद हमें चुनाव में जाना है। लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हम चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव तभी जीता जा सकता है जब एक सबसे निचले तबके इंसान को जब आप बराबरी का मौका दोगे। कोई आपसे नहीं कहता कि मेरे घर पे एक बोरा गेहूं और चावल पहुंचा दीजिए। लोग ये आशा उम्मीद रखते हैं कि जो उसका अपना फंडामेंटल राइट्स है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उस तक वो योजनाएं पहुंचाई जाएं। हम तो एक माध्यम हैं, हम तो एक माध्यम हैं। हम चैलेंज करते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर हमने अपनी नगर में आवास बनवाए हैं शायद किसी नगर पंचायत में बना हो। जब आप पारदर्शिता रखेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, तो गरीब अपने दिल पर, अपनी आँखों पर, अपने सरों पर बैठाल के रखेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा आपने बताया अपने बैकग्राउंड से लेके अभी तक की कहानी, वो हॉट टॉक आपकी जिला जज से हुई, अभी जनवरी में आपको डीएम साहब द्वारा जिला बदर भी किया गया, तो विवादों से रिश्ता कहीं ना कहीं रहा है आपका, तो इससे क्या आपकी छवि पे असर पड़ रहा है? देखिए, मैं चोर और डाकू बदमाश तो हूँ नहीं जी, रहजन तो हूँ नहीं, बलात्कारी तो हूँ नहीं। ये चीज़ है क्यों? जब मैं चैलेंज करता हूँ, दो ही चीज़ें होती, एक सही एक गलत है। ये तय मुझे करना है कि मैं सही के साथ जाऊं या गलत के साथ जाऊं। और मेरा इतिहास ये रहा है, आपसे किसी से कोई मैटर हो जाए, मुझे लगा कि आप हक पे हो और कमज़ोर हो, तो वो लड़ाई मेरी हो जाती है। यही मेरा इतिहास है। और मैं कभी नहीं परवाह करता, चाहे डीएम हो या सीएम हो या पीएम हो। अगर हक की बात आ जाएगी तो मैं सबसे टकराने के लिए तैयार हूं। पीएम हमने बनाया, सीएम हमने बनाया, और डीएम ठीक है अपनी क्वालिफिकेशन से बना है, मगर वो पब्लिक सर्वेंट है, हमारा सर्वेंट है। उसको हमारी बात को सुनना है, गरीबों की आवाज़ों को सुनना है, और जो नहीं सुनेगा उससे हम टकराने के लिए तैयार हैं। चलिए वापस चुनाव पे लौटते हैं। मैं अंदर आ रहा था तो मैंने आपके दरवाजे पे देखा एक पर्चा लगा हुआ था कि 280 विधानसभा जलालपुर विधायक प्रत्याशी। अचानक आपने विधानसभा क्यों बदल ली? टांडा से क्यों टिकट मांगने लगे? देखिए, पिछला जो चुनाव आपने देखा होगा कि उसमें 280 जलालपुर, मगर उसमें एक चीज़ आपने गौर नहीं किया होगा, उपचुनाव। जी 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 जी, वो उपचुनाव था। तो आपको वहाँ पे टिकट तो नहीं? उपचुनाव के लिए मैंने आवेदन किया था जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई है ना, बातें हुई, बहुत सी बातें हुई जो हम आज यहाँ पे नहीं कर सकते। जी जी जी। और उनका वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मगर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी उनकी इज्जत करता हूं, और मैं एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते भी उनकी इज्जत करता हूं। और उनको ये लगा कि मैंने ये बात कही कि राय साहब बेटर है, क्योंकि ये सच है कि उस टाइम अगर मैं लड़ता तो जो बहुजन समाज पार्टी को 10-15 हज़ार माइनॉरिटी वोट जाता था वो मेरी तरफ डाइवर्ट होता, मगर जो मोस्ट बैकवर्ड था वो शायद मुझे ना मिलता। तो राय साहब ने अपना मोस्ट बैकवर्ड वोट उन्होंने समेटा, और हम लोगों ने कोशिश करके जो बीएसपी को जाता था 10,000-15,000 माइनॉरिटीज वोट, उसको समाजवादी में कन्वर्ट कराया, जिसका नतीजा आपने देखा कि जीत हुई। चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको आने वाले चुनाव में सपा अपना उम्मीदवार घोषित कर देती है। हाँ। उसके बाद आप इस तरीके की पोस्ट करते हैं कि अब तो समाजवादी पार्टी का जिला संगठन भंग होना चाहिए, टिकट बेचा गया था या रिजल्ट बता रहा है। पंचायत चुनाव के बाद ये आपका पोस्ट है मई 4 का। तो जिला लेवल पे क्या आपको जो जिला के नेता हैं या लोकल नेता है वो आपको सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव में इस तरीके की पोस्ट के बाद, जब आप उनका खुल के विरोध कर रहे हैं कि टिकट को बेचा गया?
देखिए, मैंने अगर कोई बात कही है, सबसे पहली बात यहाँ ये क्लियरिफिकेशन ये कर दूं, मैं ज़िले के सभी नेताओं के बारे में मैंने कोई बात नहीं कही। जी। मेरा एक के बारे में मैंने ये बात कही है, और उस एक के बारे में मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारी बातें बता दिया है, और जो कुछ मैंने कहा है पूरा ज़िला जानता है। सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, फैक्ट ऊपर आ जाता है। आपको मैं खुद बता दूं, मैंने 14 अप्रैल 2021 को लखनऊ में ही मैंने पोस्ट कर दी, मेरे फेसबुक आईडी देख लीजिए जी। कि बसकारी दक्षिणी से मेरा प्रत्याशी अंगद निषाद है। हाँ, मैंने देखा हुआ। ठीक है ना? जी। आज भी पोस्ट पड़ी हुई है। जी। ठीक है ना? मैं एग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स करता हूं। निषाद समाज के बेटे को पहली मर्तबा मैंने अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनाया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बसकारी दक्षिणी पिछले चुनाव में जनरल थी। मैं इस जनरल चुनाव पे सीट पर मैंने दलित समाज के बेटे को जिताने का काम किया था, जिसका नाम था राजमन भारती। ऐसा नहीं था, जबकि दो मुसलमान कैंडिडेट लड़ रहे थे। तो हम धर्म से, जाति से, हर चीज से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। उस दलित के बेटे को, हम बहुजन समाज पार्टी में थे उस समय, उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। आया, रोने लगा। मैंने कहा तुम क्या चाहते? उसने कहा कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते। मैंने कहा जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बात पार्टी की, ठीक है, पार्टी एक माध्यम है पॉलिटिक्स का, एक जरिया है। पार्टियां होती हैं, पार्टी की नीति हमें अच्छी लगी, हम उसके साथ हैं। लीडर हमें अच्छा लगा, हम उसके साथ हैं। मगर साथ अगर हम हैं पार्टी के साथ, तमाम वर्कर्स हमारे, चाहे बूथ के हों, सेक्टर के हों, या ब्लॉक के पदाधिकारी हों, या तहसील स्तर के पदाधिकारी हों, विधानसभा के स्तर के हों, लोकसभा के स्तर के हों, जिला संगठन के लोग हों, पार्टी को स्टैंड कौन कर रहा है? वही करा रहे हैं ना। तो उनका सुनना भी उनका जरूरी है। और अगर हमारे सच्चे सिपाहियों को जिला पंचायत का टिकट ना मिलेगा तो क्या वो लोकसभा का टिकट मिलेगा उनको? कहीं ना कहीं हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और उनको लड़वाना पड़ेगा, उनको जितवाना पड़ेगा, उनके लिए मदद करनी पड़ेगी, अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा। आखिर आपने कहा ना कि आपकी कैसे मदद करेंगे, तो मैं यही कह रहा हूं कि जिन लोगों की मैंने मदद किया वो मेरी मदद करेंगे। मैंने गलत आदमी को, चरित्रहीन लोगों को मैंने सपोर्ट नहीं किया। मेरी अंतरात्मा नहीं गवारा कर रही थी। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आए, फेयर और सच्चे लोग आए, जो जनता के लिए काम करेंगे। तो जब जनता के लिए काम करेंगे, इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, हमारी पार्टी और स्ट्रांग होगी। हमारे अखिलेश यादव जी ने 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा नहीं कि वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं। आप यकीन करें, मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब भी मैं कहता था कि अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया है, सन 52 से लेकर 2012 तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी ने इतना काम नहीं किया था। क्योंकि अखिलेश यादव पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने फॉरेन में अपनी एजुकेशन लिया है, आपने तमाम यूरोपियन कंट्रीज को देखा है, वहाँ की जो चीज़ें थीं वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया। चाहे हमारे तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की आज ज़रूरत है, लैपटॉप्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की, उन्होंने वो किया। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए 108 वो एम्बुलेंस अवेलेबल कराया। ठीक है ना? सारी फ्लाईओवर्स बनाए, कितने, क्या नाम है, एक्सप्रेसवे बनाए, सारी चीज़ों को, और लखनऊ में मेट्रो बना दिया। अब बताइए, इस सरकार में 1 किलोमीटर बढ़ाया हो? आज तक एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, वो भी अखिलेश जी का था। ये 4.5 साल हो गए, ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी मालूम पड़ा कल ही कि वो गड्ढा हो गया एक्सप्रेसवे में जी। तो मैंने कमेंट किया, मैंने कहा चिंता मत कीजिए, एक्सप्रेसवे में गड्ढा हुआ है, जनता इससे भी बड़ा गड्ढा तैयार कर रही बीजेपी को डालने के लिए, फिर बीजेपी निकल नहीं पाएगी उस गड्ढे से। ठीक है ना? तो ये गड्ढा मुक्त सरकार जब आई तो इन्होंने नारा दिया था गड्ढा मुक्त करेंगे। आज हकीकत यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त हो चुका है। और हद तो ये हो गई, अफसोस है, हर एक बात को अफसोस ये कि बीजेपी वाले डाइवर्ट करके हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, इंसानियत की बात नहीं करते। और मैं आज उनको भी ये जवाब देना चाहता हूँ। अभी कोरोना के इतना बड़ा हाहाकार मचा, जिसमें लाखों लोग मरे। हकीकत तो ये कि लाखों लोग मर गए। सरकार के पास तो साहब झूठ बोलने का, साहब झूठ बोलने की मशीन भी इनके सामने फेल हो जाएगी, टी करके बंद हो जाएगी। वो इनके झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि
कोई भी आप ऐसी जगह नहीं बता सकते कि कहीं मुसलमान का जनाजा रखा हो बिना दफनाए हुए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिला। जिसकी डेथ हुई कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। मगर वहीं पे हमारे हिंदू भाइयों को देखिए, हजारों हजार की संख्या में बेचारों दाह संस्कार नहीं करवा पाई ये सरकार, जो धार्मिक रूप से क्रियाक्रम होना चाहिए। वो किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बेटी गंगा में बहाई गई, उन्होंने जानवरों ने नोचा। कितनी उस लाश के साथ कितनी अफसोस होता है कि बेगैरत सरकार है ये। उसके बाद आके टीवी पे वो बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। गंगा के किनारे कितनी लाशों को दफना दिया गया, दाह संस्कार नहीं हो पाया खाली, और जिनके ऊपर राम नाम की चुनरी पड़ी हुई थी उसको भी खिंचवा दिया गया। भाई सवाल इस बात का पैदा हो रहा। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि चुनाव धर्म का नहीं होता। लोकतंत्र में चुनाव होता है कि चुनिए उस व्यक्ति को, चुनिए उस पार्टी को जो आपके मौलिक अधिकारों की प्राप्ति करा सके। ये धर्म का चुनाव होता तो मुल्ला मौलवी लड़ते, साधु संत लड़ते। मगर गलती देखिए, हम पार्टी को दोष नहीं देने जाएंगे, दोष हम लोगों का है कि जो हम ऐसी भावनाओं में बहकर अपने हित को छोड़ देते हैं। आज पेट्रोल बहुत आसमान छू रहा है, डीजल छू रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी के जरा 14 के नारे सब देख लीजिए और आज सोच लीजिए। तो सोशल मीडिया का जमाना, सब निकाल लीजिए। और मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अपने हिंदू भाई से कहूंगा, 20% मुसलमानों की बात छोड़ो, ये तो लेबर तबका है, मजदूरी कर रहा है, नहीं कुछ मिला सऊदी चला गया, दुबई चला गया, गल्फ में जाके कमा रहा है। 80% आप हो तो 80% तबाही बर्बादी भी आपकी है। ये नहीं सोचते। सोचो 80% 90% तो दुकानें किसकी हैं? हमारे हिंदू भाई की है। आप चाहिए क्या नाम है, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन जाके चेक कर लीजिए, 90% रजिस्ट्रेशन तो हिंदू भाई की गाड़ियों का है। बात यहां इंसानियत की बात करो, मुल्क के डेवलपमेंट की बात करो। हम मुकाबला तो करते हैं यूरोप से और अमेरिका से, मगर क्या यूरोप और अमेरिका में जो चुनाव होता है वो धर्म और जात और बिरादरी के नाम पे होता है? नहीं। वहां जो पार्टियों का चुनाव होता है कि कौन सी पार्टी बेस्ट प्रोग्राम लेकर आती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिकल पोजीशन किस तरह से स्ट्रांग करेंगे, और उसका पूरा फार्मूला दिया जाता है। फिर वहां की जागरूक जनता एक निर्णय लेती है, और यहां की जनता कितनी जागरूक है वो मालूम हो जाता है कि हम बिरादरी के नाम पे देंगे, हम धर्म के नाम पे देंगे। तो भैया आप धर्म से काम करवा लो, बिरादरी से काम करवा लो। जी, ये तो आरोपी की झड़ी जो आपने लगा दी मौजूदा सरकार के ऊपर। अब मैं बसपा पे लौटता हूँ। मौजूदा अभी जो स्थिति है, जो बहुत बड़े बड़े लीडर, जिले के कद्दावर नेता लालजी वर्मा साहब और रामाचल राजभर साहब को निष्कासित कर दिया गया बसपा से, आपको नॉलेज में होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी इनको लाने की कोशिश कर रही है अपनी तरफ? क्या आप लोगों की ये उम्मीद है, ये कोशिश है कि ये लीडर अगर समाजवादी में आ जाए तो समाजवादी पार्टी जिले लेवल पे और मजबूत हो जाएगी और प्रदेश लेवल पे भी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इन दो नेताओं का कद बहुत बड़ा है? देखिए, इसका फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे जी। और किसको लेना है नहीं लेना है। नहीं, आपका ताल्लुक बसपा से भी रहा है? बसपा से भी रहा इस है, सिले में मैंने मैं वही बात कह रहा हूँ, बसपा से ताल्लुक रहा है। देखिए, चाहे रामाचल जी हों, चाहे लालजी वर्मा जी हों, बड़े नेता हैं, इसमें नो डाउट है ना, और ज़मीनी नेता भी हैं। मगर मैंने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। आपने कही कि मजबूती मिलेगी, जी तो सवाल इस बात का पैदा हो रहा है कि 2012 में ये लोग नहीं थे समाजवादी पार्टी में, जी 5 सीट जीती। फिर मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर नहीं किया जा सकता। हम आम जनता को कितना टच कर रहे हैं, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान देते हैं। असल में वोट वही डलवाएगा, बड़ा नेता वोट नहीं डलवाता। माहौल जरूर बनता है जी। तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों अच्छे लीडर हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी में आएंगे तो समाजवादी पार्टी का माहौल और अच्छा बनेगा, और इन दोनों नेताओं के लिए भी अच्छा होगा कि उनको, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी में जितना सम्मान मिल जाएगा किसी और पार्टी में शायद उनको उतना सम्मान ना मिले। और क्योंकि मैं मानता हूं कि मुझसे कहीं ज़्यादा वो लोग
अपने हित में अच्छा सोचेंगे और जनता के हित में अच्छा सोचेंगे और एक अच्छी सोच के मुताबिक अपना फैसला लेंगे। चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं। कई सारे आवेदन गए हैं टांडा विधानसभा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आवेदन की लिस्ट लंबी है, हमको पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो 4-5 नाम, 4-5 चेहरे सोशल मीडिया पे लोग दौड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से कि ये 5-6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आप उन 5-6 चेहरों से कैसे बेटर हैं? देखिए, मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं करता जी। और लोकतंत्र है और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत जो है सारे लोग चलते हैं। हमारे सब भाई हैं जितने लोग टिकट मांगने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है। मैं ज़रूर अपने सब भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें इस बात पे ज़रूर ध्यान देना है कि समाजवादी का जो कैडर वोट है वो तो है, वो गौस अशरफ को टिकट मिल जाए या हमारे और भाइयों को टिकट मिल जाए, वो वोट उतना उनको मिलना है और हर पार्टी का एक वोट फिक्स है नियर अबाउट। हमको ये देखना है कि हमको जो मेहनत करना है कि हमें दूसरी पार्टी का जो वोट, दूसरी पार्टी में जो वोट जाता था उस वोट को हम समाजवादी पार्टी में लाएंगे। जो व्यक्ति 20 से 25 हजार बीजेपी और बीएसपी का वोट छीनने की ताकत रखता है और समाजवादी में प्लस करता है, वो गौस अशरफ हो या XYZ कोई और हो, उसे कोई माई का लाल हरा नहीं पाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वो मंथन करेंगे, देखेंगे, तो वो एक अच्छा निर्णय लेंगे। और बाकी तो सबका दावा है कि मेरे सिवा किसी को टिकट नहीं मिलेगा, जितने मांगने वाले हो। तो मैंने लिखा भी है पोस्ट एक कमेंट्स में कि जब तक टिकट फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक ये दावा करते रहो कि टिकट मुझे ही मिलेगा। अब हमारे 6 भाई, 7 भाई, 8 भाई सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, तो इससे पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। ये 8, 10, 15 लोग, जो भी लोगों ने आवेदन किया है, उनमें से जब किसी एक को मिलेगा तो हम लोगों ने, जो 10 लोगों ने मेहनत किया है, तो उस मेहनत का फल पार्टी को जाएगा। ठीक है ना जी। तो मैं सब भाइयों को मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं उन सब के साथ है। अल्लाह सबके इकबाल को बुलंद करे और सब एकजुट होकर मेहनत करते रहें पार्टी के लिए। ठीक है ना, और अपने निगाह के सामने अखिलेश जी का चेहरा रखें। ठीक है ना, और पार्टी का डेवलपमेंट सोचें, पार्टी को मजबूती सोचें और इस पे काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2022 का जो आने वाला चुनाव है, आप यकीन करें, उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ कोई धर्म, जात, बिरादरी बंधन नहीं है और बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में बड़ी जागरूकता भी आ गई है। लोग बड़ा सवालात करते हैं। सबको मालूम है कि कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि योगी जी का एक काम जिससे आम जनता को फायदा हुआ, एक काम कोई माई का लाल बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक ऐसा काम बताओ जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा हुआ। आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट और वक्त चाहूंगा। अभी योगी सरकार ने एक शासन आदेश, क्योंकि नगर पंचायत से मैं संबंधित तुम्हें बता रहा हूं, कि 14वां 15वां वित्त आयोग का जो पैसा होता था, तो उससे ये होता था कि चलिए जो भी उससे काम होगा तो शासन को रिपोर्ट जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि ये पैसा सेंटर का होता है। अच्छी बात है, मॉनिटरिंग होनी भी चाहिए कि पारदर्शी तरीके से काम हुआ कि नहीं, गुणवत्तापूर्वक काम हुआ कि नहीं हुआ। मगर राज्य वित्त आयोग का पैसा जो कि निकाय का ही सिर्फ होता है, अब उसके लिए भी ये कर दिया है कि बिना डीएम की अनुमति के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो भाई अगर डीएम से परमिशन लेके मुझे टेंडर करना होगा तो वो एक भेजेंगे, यहाँ से वो मीटिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जांच कराएंगे, फिर उसका अप्रूवल देंगे, करते करते 6 महीना हो जाएगा। तो हम क्या खाक विकास करेंगे? ये विकास के रास्ते में एक ब्रेकर बनाया जा रहा है। और योगी जी के अंदर तो कोई टैलेंट है ही नहीं। आईएएस ऑफिसरान जो बता रहे हैं वही वो कर रहे हैं और सब आईएएस ऑफिसरान अपने फेवर में। हकीकत यही है कि ये सब जांच करा के नाम, जांच के नाम पर कि ये जांच होना, वो जांच होना, सब परसेंट लेते हैं। पहले के जिलाधिकारी से मेरा जो असल जो था, सबको 2% चाहिए भाई। तो ये सरकार करप्शन खत्म नहीं करा रही, करप्शन बढ़ा रही है। ये जमीनी हकीकत है।
और लगभग 500 नगर पंचायती हैं, 200 से ऊपर नगर पालिकाएं हैं, 17 नगर निगम हैं। छठी का दूध यहाँ की जनता दिखला देगी योगी जी को। जितने चेयरमैन हैं उनको अपाहिज कर दिया है इस सरकार ने, काम नहीं हो पा रहे हैं। 2019 में 65 लाख रुपया राजवीर का मिल रहा था और उस वक्त वेतन वगैरह पीएफ पेंशन मिला के 27-28 लाख जा रहा था। अब इस टाइम पीएफ पेंशन सब मिला के लगभग 31 लाख जा रहा है। डीजल का रेट हाई हो जाने की वजह से जो 1.5 लाख लगता था अब 80 के आसपास खर्च हो रहा है। राजवीर से हमको मिल रहा है 35-36 लाख, 37 लाख, 38 लाख। बढ़ाने के बजाय घटा दिया, तो अब तो कोई काम होना ही नहीं है। ठीक है ना जी। मगर ये सब चीजें आम जनता नहीं जान पाती, आम जनता को नहीं मालूम। अगर आप डेवलप करना चाहते, अभी 500 के आसपास मैंने बताया नगर पंचायतें हैं, 3-3 करोड़ रुपया हर नगर पंचायत को दे देंगे, कितना बनेगा? 1500 करोड़ रुपया होगा। मगर ये 3-3 करोड़ में कितनी सड़कें, नाली, पानी, बिजली, जो 4 चीजें आम जनता की जो मौलिक अधिकार है, बिजली, सड़क, पानी, नाली, लोग उससे वंचित हो गए हैं भाई। मेरी तो नगर पंचायत में 3 ग्राम सभाएं, बसखारी ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा, मलिकपुर मखदूम नगर, अगस्त 2016 में अटैच हुई, 17 दिसंबर में चुनाव हो गया, 18 में जो टेंडर किया उसके पास नहीं कर पाए, पैसे ही नहीं है। कुंभ के नाम पे कटौती हुई, फिर उसके बाद ये कोविड के नाम पर हो रही है, और सरकार बजट बना रही है अपना 5 लाख करोड़ का। पूछो 5 लाख करोड़ गया कहां बजट का, हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो विकास इनके मुंह में है। मैंने कहा ना कि झूठ बोलने वाली मशीन में अगर इनके शब्द डाल दिए जाएंगे तो मशीन टीटी करके बंद हो जाएगी या दग जाएगी, इनके झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो ये थे हमारे साथ सैयद गौस अशरफ, जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं किचौचा शरीफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़।